हेलो एवरीवन। लास्ट वीडियोस में हमने ग्लूकोज का हीमोस्टैसिस और दूसरा क्या है, कौन कौन से ड्रग्स पढ़ने हैं ये देख लिया था। अब आज हम शुरू करने जा रहे हैं पहले तुम्हारा ओरल हाइपोग्लाइसेमिक एजेंट्स। ठीक है, अच्छा, ओरल हाइपोग्लाइसेमिक एजेंट्स क्या है कि ऐसी कोई दवा है आप खाएंगे, ब्लड ग्लूकोज लेवल कम हो जाएगा। ठीक है, तो इसको अब ये जब पढ़ रहे हैं तो इसके अंदर क्या होगा, ये बेसिकली देखो आप यूज़ कहाँ करोगे, ये ज़्यादातर आप यूज़ करते हो टाइप 2 डायबिटीज़ मेलाइटस में। कहाँ पे? टाइप 2 डायबिटीज़ मेलाइटस। ठीक है, टाइप 2 का क्या मतलब, इसका दूसरा नाम क्या होता है? नॉन इंसुलिन डायबिटीज़ नॉन इंसुलिन डिपेंडेंट डायबिटीज मेलाइटस। ठीक है, NIDDM। तो ये क्या हो, इसमें क्या होता है कि इंसुलिन तो अच्छा खासा रहेगा बॉडी में, लेकिन रिस्पॉन्ड नहीं मिल पाता। मतलब इसे इंसुलिन खूब है, लेकिन जो उसके इंसुलिन के रिसेप्टर हैं उसमें कुछ बदलाव आ जाता है, उसमें कुछ डिस्टॉर्शन आ जाती है, जिसकी वजह से क्या इंसुलिन बाइंड नहीं कर पाता है और GLUT4 आ नहीं पाता, और जो ग्लूकोज जो है सेल के अंदर एब्जॉर्ब नहीं हो पा जा नहीं पाता है। तो ये कहाँ पे इफेक्टिव है? टाइप 2 डायबिटीज मेलाइटस में। ठीक है, और टाइप 1 ऐसे सिर्फ 2 ही ड्रग हैं इन इसके अलावा जो आप टाइप 1 में भी दे सकते हो और टाइप 2 में भी दे सकते हो। उसमें सबसे पहला है इंसुलिन और दूसरा होता है वो एमाइलिन एनालॉग। बाकी जितने ड्रग हैं ओरल हाइपोग्लाइसेमिक सबको सब आपको किस में देने हैं? टाइप 2 में। ठीक, अब एक एक करके डिस्कस कर लेते हैं। सबसे पहला हम पढ़ेंगे अल्फा ग्लूकोसाइडेस इनहिबिटर। ठीक है, अब जो अल्फा ग्लूकोसाइडेस इनहिबिटर है इसमें हम पहले देखेंगे ड्रग कौन कौन से होते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले क्या कौन कौन से इसमें ड्रग्स होते हैं, इसका मैकेनिज्म ऑफ एक्शन तो यही होगा। ठीक है, अल्फा ग्लूकोसाइडेस को क्या करेगा? इनहिबिट करेगा, और इनहिबिट करेगा तो क्या होगा उससे, जो तुम्हारा पहले देख लेते हैं, पहले क्या देखते हैं? ड्रग्स। ड्रग्स क्या होगा? ए कार्बोस, बताया था लास्ट वीडियो में, ए कार्बोस। ठीक है, ए कार्बोस हो गया। अच्छा, मैकेनिज्म ऑफ एक्शन, किसको इनहिबिट करेगा? अल्फा ग्लूकोसाइडेस। इसकी वजह से क्या होगा, जो भी पॉलीसैकेराइड है, डाइसैकेराइड है, ये किस में नहीं ब्रेक होगा? मोनोसैकेराइड में। और जब ऐसा नहीं होगा तब मुझे बताओ क्या जो ये ग्लूकोज है एब्जॉर्ब हो पाएगा? नहीं। और जब ग्लूकोज एब्जॉर्ब ढंग से नहीं हो पाएगा, यानी स्लो एब्जॉर्प्शन होगा, स्लो, तो उसकी वजह से क्या होगा कि खाने के बाद ब्लड का ग्लूकोज लेवल भी स्लोली बढ़ेगा, है ना। तो क्या होगा इससे? ब्लंट्स द इफेक्ट ऑफ पोस्ट प्रेंडियल हाइपरग्लाइसीमिया। समझ में आ रही बात? ये क्या इतना टेढ़ा मेढ़ा लिख दिया मैंने? इसका मतलब ये है कि जैसे ग्लूकोज धीरे धीरे एब्जॉर्ब होगा तो ब्लड लेवल भी खाने के बाद धीरे धीरे बढ़ेगा। उसी का इसमें कह देते हैं पोस्ट प्रेंडियल हाइपरग्लाइसीमिया। पोस्ट मतलब बाद में, प्रेंडियल मतलब खाना, और हाइपर मतलब खाने के बाद जो हाइपरग्लाइसीमिया हुआ है उसको ये ब्लंट कर देगा उसके इफेक्ट को, यानी उसका इफेक्ट ऐसे होने वाला था तो अभी स्लोली ऐसे होगा, धीरे धीरे। ठीक है, बढ़ेगा ग्लूकोज, लेकिन पहले ऐसे बढ़ रहा था, अब ये धीरे धीरे ऐसे बढ़ेगा। ठीक, तो ये हो गया इसका मैकेनिज्म ऑफ एक्शन। ड्रग हो गया कौन सा? ये कार्बोस। ठीक, अच्छा, अब इसका इसी से हम यूज देख लेंगे। यूज कहाँ पे होगा? तो यूज इसका होता है नॉर्मली, बताओ कहाँ पे होगा? टाइप 2 डायबिटीज मेलाइटस, और कहाँ पे यूज कर सकते हैं? मैनेजमेंट ऑफ पोस्ट प्रेंडियल हाइपर ग्लाइसीमिया,
ये समझ में आया पोस्टपेंडियल हाइपरग्लाइसीमिया क्या है, और उसके मैनेजमेंट में इसको अल्फा ग्लूकोसाइडेज इनिबिटर को यूज़ कर सकते हैं। तो ये हो गया आपका क्या, ये हो गया आपका यूज़। और क्या हो सकता है, यूज़ हो गया, ये हो गया। फिर फार्माकोकाइनेटिक्स समझ लो। तो फार्माकोकाइनेटिक्स क्या होता है कि जैसे ये तुम्हारा इकार्बोस है, ये इसकी मतलब वो क्या कहते हैं, ओरल एब्जॉर्प्शन इसका इतना अच्छा नहीं होता है, ओरल एब्जॉर्प्शन, ठीक है। बेस्ट किसका होता है, बेस्ट बेस्ट होता है तुम्हारा किसका, मैग्लीटॉल, ठीक। तो दो ड्रग बना दी मैंने, इकार्बोस और मैग्लीटॉल, ठीक। अच्छा, ओरल और एब्जॉर्प्शन इसमें अच्छा होता है, इसमें इतना खास नहीं होता है। फिर एक्सक्रीशन कहाँ से होगा, एक्सक्रीशन होता है किडनी से, ठीक ना। अब किडनी से हो रहा है, तो अगर किडनी खराब हो गई तो नहीं होगा, तो कहाँ पे कॉन्ट्राइंडिकेटेड होगा, रीनल फेलियर। अच्छा, ये हो गया। अब इसके बाद और क्या हमें देखना है, फार्माकोकाइनेटिक्स हो गया, मैकेनिज्म ऑफ एक्शन हो गया, यूज हो गया। नेक्स्ट हम पढ़ रहे हैं क्या, नेक्स्ट पढ़ रहे हैं साइड इफेक्ट। क्या पढ़ रहे हैं, साइड इफेक्ट। तो साइड इफेक्ट में क्या होगा, देखो जैसे गट थी, ठीक है, गट में अल्फा 1 ग्लूकोसाइडेज क्या कर रहा था, पॉलीसैकेराइड को और डाइसैकेराइड को किस में कन्वर्ट कर रहा था, मोनोसैकेराइड या ग्लूकोज में। तो मैंने इसको इनिबिट कर दिया, यानी अब गट में क्या भरा हुआ है, पॉलीसैकेराइड पॉलीसैकेराइड। तो ये पॉलीसैकेराइड क्या करेगा, जो भी यहाँ पे फूड मटेरियल है उसका क्या कराएगा, तेजी से मूवमेंट, एज अ वो क्या काम करेगा, ग्लूकोस पॉलीसैकेराइड एज अ वो रफेज की तरह एक्ट करेगा, है ना। कैसे रफेज होता है, डाइजेस्ट नहीं होता है, क्या होता है, लॉन्ग चेन होती है, पॉलीमर होता है। तो पॉलीसैकेराइड एज अ रफेज एक्ट करेगा, आसानी से क्या करेगा, स्टूल का पैसेज करेगा। तो इस वजह से क्या हो सकता है, ज़्यादा अगर स्टूल बहुत तेजी से पास होने लगे गट में, तो उससे क्या होगा, डायरिया। कॉन्स्टिपेशन में क्या होगा, कॉन्स्टिपेशन में क्या होगा कि हाँ मूवमेंट स्लो हो जाएगा। लेकिन यहाँ पे जो पॉलीसैकेराइड है ये मूवमेंट को बढ़ा देता है। कैसे, तुम सलाद खाते हो, कुछ खाते हो, सलाद अब एब्जॉर्ब थोड़े होती है इतने अच्छे से। सलाद क्या होती है, स्टूल का मूवमेंट बढ़ा देती है। सलाद क्या है, सेलुलोज का एक पॉलीमर है, ऐसे पॉलीसैकेराइड भी क्या करेगा, एक पॉलीमर है, स्टूल का मूवमेंट फास्ट कराएगा। तो ये इतना ज़्यादा कराने लगता है कि डायरिया हो जाता है। और क्या हो सकता है साथ में, फ्लॉटुलेंस, मतलब गैस बनना, उसको फ्लॉटुलेंस कहते हैं। तो ये हो गया साइड इफेक्ट, ये हो गया कॉन्ट्राइंडिकेशन, फार्माकोकाइनेटिक्स, यूज, मैकेनिज्म ऑफ एक्शन। दो ड्रग हो गए, इकार्बोस और मैग्लीटॉल, ठीक। तो ये हो गया तुम्हारा अल्फा 1 ग्लूकोसाइडेज इनिबिटर। बहुत डिटेल में नहीं करना है, इतना ही काफ़ी है, सफिशिएंट है, ठीक। नेक्स्ट पे आ जाते हैं। इसके बाद जो हमें वो पढ़ना है, क्या पढ़ना है इसके बाद, जो हमें ओरल हाइपोग्लाइसेमिक्स पढ़ना है, इसको हम 3 कैटेगरी में हम डिवाइड करेंगे, ठीक है। 3 कैटेगरी में ग्लूकोसाइडेज हो गया, इसके बाद 3 कैटेगरी में हम डिवाइड करेंगे। एक जो क्या करे, इनिबिट करे एटीपी सेंसिटिव पोटेशियम चैनल को, ठीक है, इसको क्या करे, इनिबिट। इसमें क्या है एग्जाम्पल, इसमें एग्जाम्पल तुम्हारे सल्फोनाइल यूरिया और मैग्लीटिनाइड्स, ठीक। ये 2 कैटेगरी ऑफ ड्रग्स हैं, किसमें पढ़ेंगे, एटीपी सेंसिटिव पोटेशियम। कहाँ होता है एटीपी सेंसिटिव पोटेशियम चैनल, ये होता है बीटा सेल्स में, ठीक है ना, जिसके इनिबिशन से क्या होता है, इंसुलिन निकलने लगता है। क्यों निकलता है, क्योंकि जैसे पोटेशियम चैनल इनिबिट करेंगे तो पोटेशियम कहाँ पे इकट्ठा होने लगेगा, सेल के अंदर। और एक बार जब सेल में पोटेशियम इकट्ठा होगा तो वो क्या करेगा, डिपोलराइजेशन, जिसकी वजह से कैल्शियम चैनल खुलेगा, कैल्शियम एंटर करेगा और वो क्या करा देगा, इंसुलिन का एक्सोसाइटोसिस।
तो ये हो गया। इसके बाद सेकंड है जो क्या करे, डिक्रीज कर दे क्या, इंसुलिन रेजिस्टेंस। ठीक। और तीसरा क्या था जो क्या कर दे, डिक्रीज कर दे हिपैटिक ग्लूकोज प्रोडक्शन। इसका क्या है एग्जाम्पल, इसका है मेटफॉर्मिन, या कैटेगरी लिख लेते हैं यहाँ पे, बाइगुआनाइड्स। ठीक। बाइगुआनाइड्स में भी कौन सा है, सबसे कॉमन जो यूज होता है वो है मेटफॉर्मिन, सुना होगा खूब नाम इसका, मेटफॉर्मिन। और इंसुलिन रेजिस्टेंस है, इसको जो डिक्रीज करती हैं, एक दो ड्रग्स हैं इसमें भी, उसको देख लेते हैं। इसमें जो है डिक्रीज करने वाली, इसमें वैसे एक ही होती है, एक कैटेगरी है बस। इसमें क्या है, ज़्यादातर ड्रग एक्चुअली ना बैंड है, तो बहुत ज़्यादा इसमें यूज़ नहीं होती। एक आधी कोई ड्रग है जो ज़्यादा यूज़ होती है, तो उसमें जो कैटेगरी होती है वो है तुम्हारी थायाजोलिडीनडोन्स। ठीक। ये ठीक है। तो क्या क्या हमें क्लास पढ़ना है इसमें, सल्फोनाइल यूरिया, मैग्लेनिटाइड्स, थायाजोलिडीनडोन्स, बाइगुआनाइड्स या मेटफॉर्मिन। ठीक। और इसमें तो ज़्यादा कुछ है नहीं, मेन जो है ना तुम्हारे ये वाला ड्रग है ये, और ये मेटफॉर्मिन, इसको अच्छे से पढ़ेंगे। ठीक। ओके। सो अब शुरू करने जा रहे हैं हम सल्फोनाइल यूरिया। मिटा दूँ, ये लिख लो पहले, लिख लो। एटीपी के बगल क्या लिखा है, एटीपी ये सेंसिटिव, एटीपी सेंसिटिव पोटेशियम चैनल, मतलब एटीपी बाइंड करके इस चैनल को इनहिबिट कर देता है ना। तो अब एटीपी बन नहीं रहा ढंग से, तो हम क्या कर रहे हैं कि ड्रग दे रहे हैं ताकि चैनल इनहिबिट हो जाए। हाँ लिख लो पहले, जल्दी लिख लो दोनों। ठीक। सो अभी हम क्या पढ़ रहे थे, अभी हमने क्या पढ़ा था, पूरा वो पढ़ा था कि इसको अप्रोच कैसे करेंगे, 4 क्लासेस बता दी थी। तो अब सबसे पहले हम शुरू करने जा रहे हैं एटीपी सेंसिटिव पोटेशियम चैनल इनहिबिटर्स। ठीक। तो इसको पढ़ने के लिए सबसे पहले हम देख लेंगे क्या कि ड्रग्स कौन कौन से होंगे। तो इसमें हमने बताई थी 2 कैटेगरी। ठीक है, 2 कैटेगरी बताई थी। ठीक है, पहली क्या थी, मैग्लीटिनाइड्स, दूसरी क्या थी, सल्फोनिल यूरिया। इनका क्या करेंगे, आप एक एक करके ड्रग देख लेंगे कि क्या क्या है। तो इसमें जो ड्रग हैं, एक होता है रेपा ग्लिनाइड और एक होता है मीटी ग्लिनाइड। ठीक है, ऐसे याद कर सकते हो RM। ठीक है ना, REM, रैम एक टाइप से कर सकते हो, बेकार सा नहीं होने के, लेकिन ठीक है। ठीक है, और फिर ये है सल्फोनाइल यूरिया। तो सल्फोनाइल यूरिया में क्या है, इसमें देखो 2 कैटेगरी आती है, एक होती है फर्स्ट जनरेशन, एक होते हैं तुम्हारे सेकंड जनरेशन। ठीक, फर्स्ट जनरेशन है, सेकंड जनरेशन है। फर्स्ट जनरेशन में कौन सी ड्रग आती हैं, क्लोरहेक्सामाइड, और क्या आएंगी, एसीटोहेक्सामाइड और टोलब्यूटामाइड। ठीक, अच्छा, और ठीक है,
अब इसमें से जो है ये 3 ड्रग है, ज़्यादातर जो फर्स्ट जनरेशन होती है ये क्या होती है, यूज़ हम नहीं करते क्योंकि इनकी जो है ना टॉक्सिसिटी काफ़ी हाई होती है, बॉडी में टॉक्सिक होते हैं काफ़ी। एग्जांपल के तौर पे जैसे टोलब्यूटामाइड है, टोलब्यूटामाइड जो होता है वो क्या होता है, वो होता है हिपैटोटॉक्सिक, ठीक है। और फिर एक ये होता है ये क्लोरप्रोपामीन है, सॉरी क्लोरप्रोपामीन, ठीक। जैसे हिपैटोटॉक्सिक है, कुछ क्या कराते हैं, कैंसर्स करवाते हैं, जैसे ये है तुम्हारा एसिटोहेक्सामाइड है, ये क्या करवाता है, और ये क्लोरप्रोपामीन, तो ये करवाता है तुम्हारा क्लोरप्रोपामीन हाइपोनेट्रीमिया। कैसे करवाता है अभी समझ लेंगे, पहले ड्रग्स के नाम याद रखना, क्लोरप्रोपामीन, एसिटोहेक्सामाइड, टोलब्यूटामाइड, ठीक। उसके बाद सेकंड जनरेशन। अब जो सेकंड जनरेशन है, सेकंड जनरेशन में क्या क्या आएगा, सेकंड जनरेशन में आएगा तुम्हारा, सेकंड जनरेशन में आता है तुम्हारा एक जो सबसे मेन है वो है ग्लाइब्यूराइड, ग्लाइब्यूराइड, ठीक है। ग्लाइब्यूराइड है, इसके बारे में थोड़ा सा हम जानेंगे क्या क्या होता है, और इसके अलावा जो है वो इतने इंपॉर्टेंट नहीं है, एक और है ग्लाइपिजाइड, ठीक। ग्लाइपिजाइड है, ग्लाइब्यूराइड है, ये दोनों मेन है, ठीक। इसके अलावा 2 और हैं, वैसे करने की ज़रूरत नहीं है लेकिन लिख लो, जिमी प्राइड, ठीक। तो ग्लाइब्यूराइड, ग्लाइपिजाइड, जिमीप्राइड, यहाँ पे क्या हो गया, क्लोरप्रोपामीन, एसिटोहेक्सामाइड, टोलब्यूटामीन। टोलब्यूटामाइड क्या है, हिपैटोटॉक्सिक है, क्लोरप्रोपामीन क्या है, हाइपोनेट्रीमिया करवाता है, ठीक। और इसमें जो मोस्ट कॉमनली यूज़ होता है वो क्या है, ग्लाइब्यूराइड, ठीक। तो ये होगा हमारे ड्रग्स जो जो इसमें आएंगे। अब इसके बाद हम पढ़ लेंगे दोनों का मैकेनिज्म ऑफ एक्शन, ठीक, और कैसे कैसे एक्शन होगा, ठीक। लिख लिए ये। अब इन दोनों को अगर हमें एक्शन पढ़ना है तो एक्शन पढ़ने के लिए हम क्या करते हैं, जैसे एक टेबल बना लेते हैं, सल्फोनिल यूरिया और मैग्लेटिनाइड्स, ठीक। सबसे पहले हम क्या देखेंगे, सबसे पहले हम देखेंगे पोटेंसी। इसकी पोटेंसी क्या है, हाई, इसकी पोटेंसी क्या होगी, लो। फिर क्या देखेंगे, ड्यूरेशन ऑफ एक्शन, इसका ड्यूरेशन ऑफ एक्शन क्या है, हाई या लॉन्ग एक्टिंग, और इसका क्या है, शॉर्ट एक्टिंग, शॉर्ट या लॉन्ग, शॉर्ट एक्टिंग, ठीक। मैकेनिज्म ऑफ एक्शन सेम है दोनों का, एटीपी सेंसिटिव पोटेशियम चैनल इनहिबिशन, ठीक। अच्छा, नेक्स्ट मेटाबॉलिज्म, इसका क्या है, मेटाबोलाइज्ड इन लीवर एंड एक्सक्रीटेड इन किडनी, सेम इसका है, मेटाबोलाइज्ड इन लीवर एंड एक्सक्रीटेड इन किडनी, ठीक है। अब देखो ये इतना क्या हो गया तुम्हारा, ये तुम्हारे हो गए फार्माकोकाइनेटिक्स के पॉइंट, ठीक है। 3 पॉइंट में बना के लिख देना, फार्माकोकाइनेट, पोटेंसी, ड्यूरेशन ऑफ एक्शन, मेटाबॉलिज्म। इसके बाद हम देखते हैं नेक्स्ट इज इफेक्ट। इफेक्ट क्या होगा, हाइपोग्लाइसीमिया, और हाइपोग्लाइसीमिया में क्या होगा, वेरी सिग्निफिकेंट,
मतलब बहुत ज़्यादा होगा, ठीक। और साथ में क्या होता है इसका इफेक्ट, एक होता है वेट गेन। वेट गेन वो भी क्या होता है, हाईली सिग्निफिकेंट, ठीक। तो इसलिए थिन पीपल में किसी के डायबिटीज़ है तो दे सकते हैं, क्योंकि क्या कराएगा, वेट गेन। नहीं, वेट गेन बढ़ाता है यार, वेट गेन है, वेट लॉस नहीं है, ठीक। तो यहाँ पे क्या होता है, यहाँ पे भी सेम इफेक्ट, हाइपोग्लाइसीमिया। हाइपोग्लाइसीमिया क्यों करो, मतलब कॉन्सेप्ट समझ रहे हो ना, पोटेशियम चैनल को इनहिबिट करेगा तो उसकी वजह से क्या होगा, चलो अभी बता देंगे, ठीक है। हाइपोग्लाइसीमिया लेस सिग्निफिकेंट, कम हाइपोग्लाइसीमिया करवाता है। मतलब तो इफेक्टिव ड्रग कौन सी होगी, मैग्लेटिनाइड या सल्फोनाइल यूरिया? सल्फोनाइल यूरिया है ना, वेट गेन। और वेट गेन भी क्या होगा, वेरी लेस सिग्निफिकेंट। अब इफेक्ट हो गया, इसके बाद इफेक्ट के बाद हम देखेंगे कि इसका कॉन्ट्राइंडिकेशन क्या क्या है। कॉन्ट्राइंडिकेशन में देखो ये कहाँ पे एक्सक्रीट हो रहा है, किडनी में। तो कॉन्ट्राइंडिकेटेड कहाँ होगा, रीनल फेलियर। इसका कॉन्ट्राइंडिकेशन नहीं है, मतलब ये हो तो रहा है किडनी में, लेकिन अगर इसे दे भी देते हैं ना, देखो रीनल फेलियर में इसका भी होता है, बट कैन बी गिवन बाय एडजस्टिंग द डोज, ठीक। मतलब कि देखो अब हमने कहा था कि क्या ये इतनी इफेक्टिव ड्रग नहीं है, है ना, ये इसका इफेक्ट ज़्यादा आ रहा है। तो अगर हम इसको रीनल फेलियर में भी दे देते हैं तो हाइपोग्लाइसीमिया कुछ खास कराएगा नहीं, हाँ। तो इस वजह से ज़्यादा साइड इफ़ेक्ट्स भी कम ही आएंगे इसके, क्योंकि इतना ज़्यादा पोटेंट नहीं है। तो इसलिए रीनल फेलियर में है कॉन्ट्राइंडिकेटेड, लेकिन दे सकते हैं डोज एडजस्टमेंट के साथ, ठीक। ये बात समझ में आई, ठीक है। अच्छा, और कहाँ पे दे सकते हैं, हाँ, यूज कहाँ कहाँ होगा, इफेक्ट हो गया तो यूज कहाँ कहाँ होगा, एक तो इसी में होगा, किसमें, टाइप 2 डायबिटीज मेलाइटस। और इसका भी यूज कहाँ पे होगा, टाइप 2 डायबिटीज मेलाइटस, ठीक है। लेकिन अब मुझे बताओ, ये ज़्यादा अच्छी है, ज़्यादा अच्छी, ये ज़्यादा अच्छी है, तो ये क्या करेगी, तेजी से इसमें हाइपोग्लाइसीमिया कराएगी। ये क्या कराएगी, हाइपोग्लाइसीमिया को कम कंट्रोल करेगी, बहुत ज़्यादा कम नहीं कर पाएगी। तो इसको इसलिए हम टाइप 2 डायबिटीज़ मेलाइटस में किसको कंट्रोल करने के लिए देते हैं, टू कंट्रोल पोस्ट प्रेंडियल हाइपरग्लाइसीमिया, PPH, पोस्ट प्रेंडियल हाइपर ग्लाइसीमिया, ठीक है। समझ में आ रही बात, पोस्ट प्रेंडियल खाना खाए उसके बाद जैसे ही शुगर बढ़ने वाला होता है तो ये दवा क्या करेगी, उस बढ़ने को थोड़ा स्लो डाउन कर देगी। मान लो ये ग्राफ है और ग्राफ में ये शुगर लेवल है, ये शुगर लेवल है, ये टाइम है, ठीक। तो खाना यहाँ पे खाया तो नॉर्मली क्या होता है, शुगर लेवल टाइम के साथ ऐसे बढ़ रही थी। अब तुमने जैसे ये मैग्लेटिनाइड दी तो ये क्या करेगी, बढ़ाएगी, लेकिन ऐसे बढ़ाएगी। तो यानी पहले क्या होता था, इस टाइम में मान लो 10 है, इस टाइम में इतनी बढ़ रही थी, अब कितनी बढ़ेगी, इतनी, ठीक है। तो इस वजह से ही दे रहे हैं इस केस में, ठीक। अच्छा, तो ये हो गया कुछ इसके कंपैरिजन। अब इसके बाद इसका मैकेनिज्म ऑफ एक्शन कई बार बता दिया है, एक और बार बता सकते हैं। तुम्हारा क्या होता है, ये होता है तुम्हारा बीटा सेल, ठीक। तो ये क्या करेगा, ये जो सल्फोनाइल यूरिया है आया ब्लड के थ्रू और कहाँ पे जाके बैठी है अंदर, हाँ, बीटा सेल में। और बीटा सेल में ये है तुम्हारा पोटेशियम चैनल, इस पे आके ये सल्फोनाइल यूरिया बाइंड करेगा। जैसे इस पे बाइंड करेगा, इसको क्या कर देगा, इनहिबिट,
और उसकी वजह से क्या होगा कि इसके अंदर पोटेशियम बढ़ेगा, डीपोलराइजेशन होगा, उसकी वजह से क्या खुलेगा, कैल्शियम चैनल, कैल्शियम अंदर जाएगा और वो क्या निकलवाएगा, इंसुलिन। ठीक, एक लाइन में क्या है, मैकेनिज्म ऑफ एक्शन ब्लॉकिंग द एटीपी सेंसिटिव पोटेशियम चैनल, और उसको थोड़ा डिटेल में लिखना है तो पूरी कहानी लिख देना कि इंसुलिन को निकलवाता है, कैसे निकलवाता, और इंसुलिन क्या करेगा, ग्लूकोज के लेवल को कम कर देगा। ठीक, तो ये हो गया। अब थोड़ा सा हमें एक दो इसके एग्जाम्पल्स के बारे में पढ़ना है। जैसे इसमें हमने बताया था, दो बताए थे, ठीक है ना, एक बताया था इसमें रेपाग्लिटाइड और एक बताया था मीटिग्लिटाइड। ठीक है, तो जो इसमें रेपा और मीटिग्लिटाइड है इसके बारे में ऐसा सच कुछ नहीं है, उनके बीच जो है ना ये फार्माकोकाइनेटिक इफेक्ट में फ़र्क आता है। जैसे एक जो होता है हाईली गुड एब्जॉर्बिंग होता है कंपेयर टू दूसरा। खैर, और जो सल्फोनाइल यूरिया है, सल्फोनाइल यूरिया में एक हमने बताया था कौन सा, ग्लाइब्यूराइड, ग्लाइब्यूराइड हमने कहा था ये थोड़ा मेन है। ग्लाइब्यूराइड जो होता है ये काफ़ी इफेक्टिव ड्रग है। एक तो ये क्या होती है, हाईली पोटेंट, दूसरा कि ये ज़्यादा समय तक इस बीटा सेल में कंसंट्रेट रह सकती है। एक बार जाएगी बीटा सेल में, उसमें काफ़ी लॉन्ग समय तक इकट्ठा रह पाएगी। अब वहाँ पे अगर ज़्यादा समय तक इकट्ठा रह पाएगी तो ज़्यादा समय तक पोटेशियम चैनल को बाइंड करेगी, और ज़्यादा समय तक अगर बाइंड करेगी तो इंसुलिन का रिलीज भी ज़्यादा होगा। ठीक है, तो ग्लाइब्यूराइड क्या कह रहे थे मैं, हाँ ग्लाइब्यूराइड, ग्लाइब्यूराइड का मतलब ये फ़ायदा होता है। ठीक, और इसके और एक हमने बताई थी इसके साथ लास्ट ड्रग कौन सी थी, वो ग्लाइपिजाइड। ग्लाइपिजाइड, ग्लाइपिजाइड जो होती है थोड़ा लेस पोटेंट ड्रग है। अगर ये लेस पोटेंट ड्रग है तो इसका इफेक्ट भी कम आएगा, अगर इसका इफेक्ट कम आएगा तो इसका साइड इफेक्ट भी कम आएगा, और अगर साइड इफेक्ट कम आएगा तो क्या इसको मैं कॉन्ट्राइंडिकेशन में दे सकता हूँ, दे सकता हूँ, क्योंकि साइड इफेक्ट कम हो रहा है ना। तो ग्लाइपिजाइड हो गया, ग्लाइब्यूराइड हो गया। ठीक, और कुछ, हाँ एक और बात कि जो ग्लाइब्यूराइड है ये पोटेशियम चैनल को इनहिबिट कर रहा था, एटीपी सेंसिटिव। तो एटीपी सेंसिटिव एक तो पैंक्रियाज में होते हैं, और कहाँ पे होते हैं, और होते हैं तुम्हारे हार्ट में। तो क्या करेगा, हार्ट में भी इनको इनहिबिट कर देगा, और उसकी वजह से क्या हो सकता है, डीपोलराइजेशन, कॉन्ट्रैक्शन, तो इस्कीमिया के चांसेस बढ़ सकते हैं। ठीक, इस्कीमिया समझ में आता है कि ऑक्सीजन की कमी हो जाएगी। ठीक, तो ये हो गया तुम्हारा पहली कैटेगरी सल्फोनाइल यूरिया और मैग्लेटिनाइड की। अब सेकंड पढ़ेंगे हम, द ड्रग विच डिक्रीजेज द इंसुलिन रेजिस्टेंस। ठीक, नेक्स्ट क्या पढ़ना है अपने को, सेकंड कैटेगरी ऑफ ड्रग, ड्रग्स इंसुलिन रेजिस्टेंस। अब देखो दिमाग से लगाओ, क्या कह रहा है, इंसुलिन के रेजिस्टेंस को कम करना है, यानी इंसुलिन होना चाहिए पहले से। ठीक है ना, ठीक है, इंसुलिन पहले, और इंसुलिन पहले से होगा, और मतलब इंसुलिन है ये मान लो ये इंसुलिन है और ये सेल है। इंसुलिन यहाँ पे इस रिसेप्टर पे ढंग से बाइंड नहीं कर पा रहा, बाइंड कर रहा है तो इस रिसेप्टर पे कुछ असर नहीं हो रहा है। कुल मिला के ये है रेजिस्टेंस। किसको कहते हैं, पुरजोर विरोध, विरोध करना। तो ये इंसुलिन का विरोध कर रहा है, इंसुलिन के काम को होने नहीं दे रहा है। ठीक है ना, और ये कंडीशन कौन से डायबिटीज़ में होती है, टाइप 2 डायबिटीज़ मेलाइटस। तो कहाँ पे यूज़ करेंगे, टाइप 2 डायबिटीज़ मेलाइटस। ठीक, अब इसमें हमने कौन सा ड्रग बताया था, कौन सी क्लास, हाँ थायाजोलिडीन डोन्स। ठीक, ये जो कैटेगरी है ड्रग्स की वो यूज़ होगी तुम्हारे, वो यूज़ होगी इस केस में इंसुलिन रेजिस्टेंस में। ठीक है, अब इसमें कुछ चीज़ें समझते हैं। पहला क्या है इसका, मैकेनिज्म ऑफ एक्शन। मैकेनिज्म ऑफ एक्शन क्या होगा, मैकेनिज्म ऑफ एक्शन होता है स्टिमुलेशन ऑफ PPAR। PPAR क्या होता है, पर ऑक्सीसोमल प्रोलिफरेटर एक्टिवेटेड रिसेप्टर
अल्फा, ठीक, इसको एक्टिवेट करेगा। अब ये क्या करेगा, ये कुछ काम करता। पहला ही क्या कराएगा, स्टिमुलेट करेगा। देखो जैसे ये सेल है, सेल में ये न्यूक्लियस है और न्यूक्लियस में क्या है, डीएनए। तो जैसे ही पीपीआर अल्फा को मतलब इस ड्रग ने स्टिमुलेट किया, ये मान लो पीपीआर अल्फा है, इसको स्टिमुलेट किया, तो ये क्या करेगा, इस डीएनए पे कहीं पे कुछ जीन होंगे जो इंसुलिन बना रहे होंगे, तो क्या करेगा ये इंक्रीज करा देगा इन जीन का ट्रांसक्रिप्शन, ठीक। तो पहला काम क्या हो गया, इंक्रीजेस ट्रांसक्रिप्शन ऑफ इंसुलिन जीन, और ट्रांसक्रिप्शन होगा तो उससे क्या बनेगा, एमआरएनए, एमआरएनए बाहर आएगा तो उससे क्या बनेगा, हाँ प्रोटीन, प्रोटीन क्या है यहाँ पे, इंसुलिन। तो इसने क्या किया, किसके प्रोडक्शन को बढ़ा दिया, इंसुलिन। तो ये क्या करेगा, इंक्रीजेस इंसुलिन प्रोडक्शन। एक सेकंड तार, ठीक, इंसुलिन प्रोडक्शन को बढ़ा दिया, ठीक, पहली चीज। और क्या हो सकता है, दूसरा ये हो सकता है कि क्या कराएगा, ये लिपिड पर ऑक्सीडेशन को इनहिबिट करता है, लिपिड पर ऑक्सीडेशन एंड लाइपोजेनेसिस, इसको इनहिबिट करेगा, ठीक। मतलब देखो बॉडी में कहीं भी फैट है, फैट का अगर ब्रेक डाउन करना है तो हम कराते हैं बीटा ऑक्सीडेशन, और अगर फैट को बनाना है तो उसके लिए हम कराते हैं लाइपोजेनेसिस। तो ये क्या करा रहा है, लाइपोजेनेसिस को इनहिबिट कराएगा, और क्या करा, किसको प्रमोट करेगा, बीटा ऑक्सीडेशन। तो फैट क्या होगा बॉडी में से कम होने लगेगा, ठीक। अच्छा ये हो गया, इंक्रीज इन इंसुलिन प्रोडक्शन हो गया। और तीसरा एक और एक्टिविटी होती है, इंक्रीजेस GLUT4 रिसेप्टर। मतलब सेल्स पे बताए थे GLUT4 रिसेप्टर, अगर उनको बढ़ा देगा तो ग्लूकोज का लेवल वहाँ से वेसल्स में से कम हो जाएगा, ठीक, क्योंकि सारा ग्लूकोज कहाँ चला जाएगा, GLUT4 रिसेप्टर के थ्रू सेल के अंदर, तो वेसल्स में क्या होगा, ग्लूकोज लेवल कम हो जाएगा, ठीक। तो ये हो गया इसका क्या, मैकेनिज्म ऑफ एक्शन। अब मैकेनिज्म ऑफ एक्शन के बाद इसके यूज तो वही हो गया सेम, क्या, टाइप 2 डायबिटीज मेलाइटस, ठीक। इसके बाद 2-3 ड्रग हैं वो देख लो इसमें। वैसे ड्रग्स ना इसमें इतने यूजफुल है नहीं, ज्यादातर ड्रग्स इसमें बैंड हैं। तो जैसे एक है ट्रोग्लाइटाजोन, ठीक, फिर एक ड्रग होती है तुम्हारी रोजीग्लाइटाजोन, रोजीग्लिटाजोन, ठीक है ना, रोजीग्लिटाजोन। अब इन दोनों में क्या है ना, ये दोनों ड्रग क्या है तुम्हारी, ये बैंड है इसलिए यूज ही नहीं होती है। तो इसके बारे में बहुत ज़्यादा पढ़ना नहीं है, बस ये पढ़ना है कि ये ड्रग का इफेक्ट मतलब किस वजह से बैन हुई, ठीक है ना। पहला है ट्रायोग्लाइटाजोन और रोजीग्लाइटाजोन। तो जो ट्रायोग्लाइटाजोन है ये करवाती है हिपैटोटॉक्सिसिटी, और इस वजह से इसको बैन कर दिया गया, हाईली हिपैटोटॉक्सिक है, लीवर डैमेज करेगा। दूसरा रोजीग्लाइटाजोन, ये क्या करवाता है, ये हार्ट अटैक करवाता है, मायोकार्डियल इन्फार्क्शन और ब्लैडर कैंसर भी करवा सकता है कभी कभी, इसलिए ये इनहिबिटेड है, ठीक है। तो चलती कौन सी दवा चलती है, ये पायोग्लाइटाजोन, ठीक है, ये दवा चलती है। इसमें भी रिस्क होता है कैंसर का, लेकिन उतना सिग्निफिकेंट नहीं होता है, ठीक। ब्लैडर होता है ना, ब्लैडर, यही वाला सेम, ये ब्लैडर कैंसर ये भी करवा सकता है, लेकिन उसमें इतना रिस्क नहीं है, इसलिए इसको काफ़ी यूज़ करते हैं, ठीक। तो ड्रग समझ में आ गए, पूरा नाम क्या, PIO
पायोग्लाइटाजोन, ट्रोग्लाइटाजोन, रोजिग्लाइटाजोन। ठीक, अच्छा तो इसको हम यूज़ कर रहे हैं। ठीक, ड्रग्स हो गई, मैकेनिज्म ऑफ एक्शन हो गया, साइड इफेक्ट। साइड इफेक्ट इतने सारे तो बता ही दिए, कैंसर आंसर। ठीक है, इसके बाद एक और साइड इफेक्ट है, ये क्या कराता है, इनैक्ट चैनल्स, एपिथेलियल सोडियम चैनल को स्टिमुलेट करता है। अब डायूरेटिक्स अगर पढ़े हो तो बताओ, इनैक्ट क्या अगर स्टिमुलेट होगा तो उससे क्या होगा, उससे सोडियम का क्या होता है, सोडियम का क्या होता है, हाँ एब्जॉर्प्शन बढ़ता है। अगर एब्जॉर्प्शन बढ़ेगा तो क्या होगा उसकी वजह से, हाइपरनेट्रीमिया। अगर ब्लड में सोडियम ज़्यादा चला गया तो उसकी वजह से क्या होगा, अडीमा। मतलब जब सोडियम को कौन फॉलो करता है, वाटर। तो जहाँ सोडियम जाएगा वहाँ वाटर जाएगा, और जब वाटर ज़्यादा जाएगा तो अडीमा होगा, है ना। तो ये हो गया साइड इफेक्ट। क्या साइड इफेक्ट हो गया, एडीमा। ठीक है, और किसी किसी सीवियर केस में ये एडीमा अगर बहुत ज़्यादा हो जाए तो कंजस्टिव हार्ट फेलियर। ठीक, कंजस्टिव हार्ट फेलियर हो गया, और क्या हो सकता है। और कभी कभी क्या है कुछ ड्रग जो होती है हिपैटो टॉक्सिक भी होती है। ठीक है, ठीक, ये हो गया इसका साइड इफेक्ट। ठीक, अब लास्ट हमको पढ़ना है वो है तुम्हारा तीसरी कैटेगरी। ठीक है, लिख लिए। इसमें है नहीं एक्चुअली ज़्यादा, एक है बस पायोग्लाइटाजोन, और वही मतलब कभी कभार यूज़ होता है क्योंकि हाईली कार्सिनोजेनिक है, देने से बचते ही हैं ज़्यादातर इन दवाओं को। ठीक है ना। अच्छा, ये जैसे मैं बता था ना टाइप 2 डायबिटीज़ मेलाइटस, तो ये टाइप 2 है ना, ये मतलब ऐसा अगर आम भाषा में तुमको समझना हो बहुत, तो जो बड़े लोगों को होती है ना वो टाइप 2 होती है। अगर किसी को बचपन में जवानी से ही है ना, एडोलेसेंट 12-13 साल की उम्र से ही, वो टाइप 1 होती है। उसमें इंसुलिन बनता ही नहीं है। इसमें इंसुलिन तो है लेकिन इंसुलिन एक्ट नहीं कर पा रहा है सेल पे। दो टाइप की होती है, टाइप 2 होती है एक, हाँ वैसे आप कह नहीं सकते कौन सी टाइप 2 है कौन सी टाइप 1। तो इसमें क्या होता है, इंसुलिन नहीं बनता है शुरुआत से ही। इसमें क्या होता है, इंसुलिन तो होता है लेकिन सेल पे नहीं एक्ट कर पाता है। ठीक है ना। इंसुलिन क्या एक टाइप की चाबी है, जिससे जितना ग्लूकोज है ब्लड से कहाँ जाता है, सेल में। तो ये चाबी ढंग खराब हो गई, ये काम नहीं कर पा रही। हाँ, इसलिए नॉन इंसुलिन। इवन ऐसा होता है ना, अगर एडवांस स्टेज है तो वहाँ पे जाके इसमें भी इंसुलिन का प्रोडक्शन कम होने लगता है, लेकिन बहुत बाद की स्टेज में टाइप 2 में। तब देखा होगा तुमने कि बहुत से लोग फिर इंसुलिन के इंजेक्शंस लेते हैं इसी वजह से। ठीक है। नहीं, पूरी लाइफ लेना पड़ेगा ना। फिर नेक्स्ट है लास्ट कैटेगरी। लास्ट कैटेगरी है तुम्हारी ड्रग्स दैट डिक्रीजेस ग्लूकोज प्रोडक्शन इन हिपैटोसाइट, ठीक, या लीवर। ठीक है, हिपैटोसाइट लीवर सेल्स हैं या फिर लीवर कह दो। ठीक, इसमें जो मोस्ट कॉमन कैटेगरी कौन सी बताई थी, एक ही कैटेगरी है, बाइगोनाइड्स। और इसमें सबसे जो एक ही ड्रग है जो क्लिनिकल यूज होती है कौन सी है, मेटफॉर्मिन। ठीक है, मेटफॉर्मिन है वो ड्रग। ठीक, अब इसका मैकेनिज्म ऑफ एक्शन क्या होता है, पहले हम पढ़ेंगे मैकेनिज्म ऑफ एक्शन। ठीक है, ड्रग हो गया ये। मैकेनिज्म ऑफ एक्शन क्या, देखो ये क्या करता है, स्टिमुलेट करता है तुम्हारे साइक्लिक एएमपी या एएमपी डिपेंडेंट प्रोटीन काइनेस। ठीक, किसको स्टिमुलेट कर रहा है, साइकिल एएमपी डिपेंडेंट प्रोटीन काइनेस को। प्रोटीन काइनेस यानी ये क्या करेगा, किसी प्रोटीन पे क्या ऐड करेगा, फॉस्फेट, फॉस्फोरस, फॉस्फेट। तो ये क्या करता है,
जो भी अगर तुमने ग्लूको नियोजेनेसिस पढ़ा हो या फिर ग्लाइको जीनोलाइसिस पढ़ा हो, तो इसमें ना बहुत सारे एंजाइम होते हैं, ठीक है। उनमें से कुछ एंजाइम्स पे क्या करेगा ये, जैसे ये एंजाइम है, उस पर क्या करेगा, फॉस्फेट ऐड कर देगा, और इस फॉस्फेट एडिशन की वजह से ये एंजाइम क्या हो जाएगा, इनएक्टिव हो जाएगा। और अगर ये इनएक्टिव हो गया तो क्या ग्लूकोनियोजेनेसिस हो पाएगा, अटक जाएगा, बीच में ब्लॉक हो जाएगा। ग्लाइकोजिनोलाइसिस हो पाएगा, नहीं हो पाएगा। तो उसकी वजह से क्या, ग्लूकोज का प्रोडक्शन कम हो जाएगा, और ग्लूकोज अगर प्रोड्यूस ही कम होगा तो लीवर से निकलेगा भी कम, तो रिलीज भी क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। ठीक, ये था पूरा मैकेनिज्म ऑफ एक्शन। ठीक, एक लाइन में ये पूरा समझाना हो तो पूरा बताना कि एंजाइम का फॉस्फोराइलेशन कर रहा है, जिसकी वजह से एंजाइम इनएक्टिव हो रहा है, जिसकी वजह से ग्लूकोनियोजेनेसिस ग्लाइकोजिनोलाइसिस नहीं हो पाएगा, और जब ये नहीं हो पाएगा तो उसकी वजह से ग्लूकोज नहीं बनेगा, ग्लूकोज नहीं बनेगा तो रिलीज नहीं होगा, तो ब्लड में ग्लूकोज लेवल कम हो जाएगा। ठीक, ये हो गया मैकेनिज्म ऑफ एक्शन। इसके बाद हम पढ़ते हैं यूज, साइड इफेक्ट। क्या पढ़ना है, यूज। ठीक, यूज कहाँ पे यूज करेंगे, टाइप 2 डायबिटीज मेलाइटस एज अ प्रोफाइलैक्सिस एंड ट्रीटमेंट। प्रोफाइलैक्सिस समझ में आ रहा है ना। प्रोफाइलैक्सिस मतलब कि भाई कोई प्री डायबिटिक कंडीशन में है या फिर इनिशियल डायबिटीज़ है, तो उसमें क्या चला देंगे हम, मेटफॉर्मिन। मतलब जैसे तुमने पढ़ा होगा, घर में किसी को देखा होगा कि किसी के अभी 160 70 है शुगर, खाने के बाद अगर 170 शुगर है तो यानी ये नॉर्मल तो है नहीं, नॉर्मल से थोड़ा ज़्यादा है, लेकिन बहुत ज़्यादा भी नहीं है, जैसे 200 300 350 इतनी भी नहीं है। तो इस कंडीशन में क्या करते हैं, मेटफॉर्मिन प्रिस्क्राइब करते हैं। किसी के भी इनिशियल डायबिटीज़ होगी तो मेटफॉर्मिन दी जाती है सबसे पहले। ठीक, मेटफॉर्मिन क्या करेगी, वो पूरा मैकेनिज्म समझा दिया, लीवर में ग्लूकोज के प्रोडक्शन को कम कर देगी। ठीक, और कहाँ देते हैं, और दे सकते हैं, हाँ वैसे इससे रिलेटेड नहीं है, लेकिन हाँ ये इसमें देते हैं NaFL। NaFL क्या है, नॉन एल्कोहलिक फैटी लीवर डिजीज़। ठीक है, अभी क्या है वो नहीं बताऊंगा, बस इतना समझो कि जो लीवर है वो फैटी हो गया, उसमें बहुत सारा फैट आ गया है। आसान भाषा में, इतना सिंपल होता नहीं क्योंकि इसके बाद इन्फ्लामेशन नहीं होता है, हेपेटो बलूनिंग होती है, फाइब्रोसिस होता है, बहुत कुछ होता है। लेकिन हाँ इतना, अगर इसमें क्या है, फैट बढ़ गया है, ठीक है ना, बहुत ज़्यादा, तो उस केस में क्या करते हैं कि हम मेटफॉर्मिन दे सकते हैं। मेटफॉर्मिन क्या करेगा, तुम्हारे ग्लाइकोजिनोलाइसिस और उसको इनिबिट कर देगा, तो जितना पाथवे है ना वो लिपिड ऑक्सीडेशन पे आ जाएगा ग्लूकोज को बनाने के लिए, तो उसकी वजह से क्या है, लीवर में लिपिड कम होने लगे। अच्छा, तुमने एक चीज़ सुनी होगी कि जैसे लीवर है, लीवर में सेल है, सेल में क्या है, ग्लूकोज से अभी नॉर्मली एनर्जी बन रही थी। अब हम पे एक ख़राब लीवर, इसमें हर जगह पे क्या भरा हुआ है, फैट। ठीक है, यानी इसमें फैट बहुत ज़्यादा है। हमने क्या किया, ग्लूकोज का पाथवे ब्लॉक कर दिया, तो उससे क्या होगा, ATP भी नहीं बन पाएगा ढंग से। तो उसके क्या होगा, जितना भी ये है ना फैट, ये सारा ऑक्सीडाइज होने लगेगा, और जब ऑक्सीडाइज होगा तो फैट के लेवल कुछ हद तक कम हो पाए और साथ साथ में एनर्जी मिलेगी। तो इसलिए कभी कभी NaFL में भी रिकमेंडेड होता है। ठीक, नॉन अल्कोहलिक फैटी डिजीज। ठीक, और साइड इफ़ेक्ट की बात करें तो साइड इफ़ेक्ट जो है इसके लॉन्ग टर्म यूज़ पे आते हैं। जब बहुत ज़्यादा आप यूज़ कर रहे हैं तो इसमें क्या हो सकता है, विटामिन B12 डेफिशिएंसी, क्योंकि क्या करता है, विटामिन B12 के एब्जॉर्प्शन को ब्लॉक कर देता है, एब्जॉर्प्शन। तो उस केस में क्या करेंगे, इंजेक्शन। और क्या करा सकता है, नोसिया वोमिटिंग। ठीक, और करा सकता तुम्हारा कभी कभी
लैक्टिक एसिडोसिस। ठीक, तो ये हो गए साइड इफ़ेक्ट। ठीक, तो इस वजह से मान लो किसी में पहले से ये लैक्टिक एसिड ज़्यादा है तो उस कंडीशन में क्या है, कॉन्ट्राइंडिकेटेड हो जाता है। लैक्टिक एसिड किस में ज़्यादा बनने लगता है, जब क्या हो, ऑक्सीडेटिव मैकेनिज्म कम हो जाए। कब हो सकती है, ओल्ड एज में। तो ओल्ड एज में जब लैक्टिक एसिड ज़्यादा होगा, अगर हमने मेटफॉर्मिन दे दी तो और ज़्यादा लैक्टिक एसिड बनेगा, इसलिए कॉन्ट्राइंडिकेटेड होता है ओल्ड एज में। ठीक, और कहाँ बनता है लैक्टिक एसिड ज़्यादा, इन द केस ऑफ अल्कोहलिज्म। तो इसमें भी क्या होगा, कॉन्ट्राइंडिकेटेड। और कहाँ हो सकता है, लीवर ही फेल कर गया हो, लीवर फेलियर, इसमें भी कॉन्ट्राइंडिकेटेड होगा मेटफॉर्मिन। ठीक है, तो ये होगा इसके साइड इफेक्ट, कॉन्ट्राइंडिकेशन, यूज, मैकेनिज्म ऑफ एक्शन। ठीक, तो यहाँ पे तुम्हारा ओरल हाइपोग्लाइसेमिक एजेंट्स ख़त्म होते हैं। इसके बाद एक वीडियो आएगी जिसमें हम पढ़ा देंगे वो तुम्हारा एमाइलिन एनालॉग और इंसुलिन। ठीक है, उसके बाद तुम्हारा पूरा एंटी डायबिटिक्स ख़त्म। ठीक है, सो अगर वीडियो अच्छा लगे लाइक करें और सब्सक्राइब करें। और हाँ, एक चीज़ और कि जितने ओरल हाइपोग्लाइसेमिक्स पढ़ाए हैं इसके बारे में बहुत ज़्यादा नहीं पढ़ना, एक बार जस्ट रीडिंग लगा लेना और इन पॉइंट्स पे फोकस कर लेना जो बताया है। ठीक, ओके, सो थैंक यू वेरी मच।